हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह सीपीसी का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पीसीएसजे परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को हल किया है। आप उनको देखकर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक बार हल कीजिए क्योंकि पीसीएसजे की परीक्षा में सीपीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रत्यास्थापन का सिद्धांत शामिल करती है? तो प्रत्यास्थापन का सिद्धांत धारा 144 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अलावा धारा 134 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन से अन्यथा जो गिरफ्तारी की जाती है उसके बारे में प्रावधान है। और धारा 148 के अंतर्गत कैविएट के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 151 में उन न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, न्यायालय वाद पत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटा सकता है जहां वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। तो ऐसा वाद किस चरण पर लौटाया जाएगा, अर्थात वह संस्थित किए जाते समय या विवादकों के विवेचन के समय या विचारण प्रारंभ होने से पहले। तो ऐसा वाद जो है वाद के किसी भी प्रक्रम पर लौटाया जा सकता है। और इसके बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 7 और रूल 10 में दिया गया है। आदेश 7 नियम 10 के अनुसार वाद पत्र के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वह वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 क में परिभाषित कारागार में शामिल है। तो आदेश 16 क के अंतर्गत जो कारागार शब्द को परिभाषित किया गया है, इसके अंतर्गत ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश से अतिरिक्त जेल घोषित किया है, और कोई सुधार गृह, पोस्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था भी कारागार के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से उपर्युक्त दोनों आते हैं। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी स्त्री को सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकता जब ऐसी डिक्री धन के संदाय से संबंधित हो। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के धारा 56 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, गलत कथन चुनिए। तो पहला है, एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। तो यह सही है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए छूट नहीं है। धारा 135A के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। जबकि न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संघ के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबको व्यक्तिगत उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। और उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 133 के अंतर्गत दिया गया है। और किसी संसद सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, बल्कि इन्हें धारा 135A के तहत गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। तो यहाँ गलत कथन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि यह सही है। और दूसरा है, एक न्यायिक अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है सिवाय उस समय के जबकि वह न्यायालय को जा रहा हो या वापस आ रहा हो या न्यायालय की अध्यक्षता कर रहा हो। तो ये भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 135 के अंतर्गत किया गया है। तीसरा है, विधायी निकाय के सदस्यों को सिविल आदेश में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। तो यह भी सही है क्योंकि गिरफ्तारी से इन्हें छूट प्राप्त है। और इसके बारे में प्रावधान धारा 135A में दिया गया है। चौथा है, उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न पर हो सकती है। तो यह विकल्प सही नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय में जो सेकेंड अपील होती है वो तथ्य के प्रश्न पर नहीं होती है बल्कि विधि के सारवान प्रश्न पर होती है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है, अंतराभिवाचीवाद। तो अंतराभिवाचीवाद के बारे में प्रावधान धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात A का दूसरा। अनुरोध पत्र के बारे में प्रावधान धारा 77 में दिया गया है, तो B का चौथा। और आज्ञा पत्र के बारे में प्रावधान धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है, तो C का पहला हो गया। और प्रकटीकरण की शक्ति के बारे में प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है, तो D का तीसरा। इस प्रकार से 2, 4 और 1, 3 अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, ऐसे दस्तावेज जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। तो ऐसा जो दस्तावेज है वह वादपत्र के साथ ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। और इसके बारे में प्रावधान आदेश 7 और रूल 14 के अंतर्गत दिया गया है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यदि उच्च न्यायालय किसी मामले के अभिलेख को अपने पास पुनरीक्षण शक्ति के अंतर्गत अपने पास मंगाता है तो इसके प्रभाव स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई स्वयं स्थगित रहेगी। तो यह गलत है, क्योंकि जब पुनरीक्षण शक्ति के तहत न्यायालय अपने समक्ष कोई मामला मंगाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कोई कार्यवाही स्वयं स्थगित नहीं हो जाती है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी के धारा 115 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, धन संबंधी वादों में जहां विषय वस्तु का मूल्य 25,000 से अधिक नहीं होता है वहां द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है। तो यह कथन सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 102 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है, वादी द्वारा वाद में छोड़ दिए गए किसी अनुतोष के विषय में बाद में वाद लाने की अनुमति न्यायालय वादी को दे सकता है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि आदेश 23 के नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जब कि कोई वादी अपने दावे का त्याग कर देता है तो उस त्याग किए गए दावे के भाग के बारे में कोई नया वाद नहीं संस्थित कर सकता है। तो इस प्रकार से 1 और 3 गलत है, बाकी दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का हक नहीं है? तो संघ के मंत्रियों को, राज्य के मंत्रियों को, भारत के उपराष्ट्रपति को, इन सबको न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार है, और इसके बारे में प्रावधान जो है वो धारा 133 के अंतर्गत किया गया है। जबकि लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई छूट प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 151 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा किसी भी दीवानी न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ए और बी 1,000 रुपये के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते हैं। सी का एक ऋण है जो ए द्वारा उसे दिया जाना है। तो यहाँ सी उस ऋण का मुजरा नहीं कर सकता जो कि केवल ए के विरुद्ध शोध्य है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के द्वारा संयुक्त रूप से किसी धनराशि के लिए सी के विरुद्ध वाद लाया जाता है। यदि ए और बी का संयुक्त रूप से सी के विरुद्ध बकाया होता या ऋण होता तो वहाँ पे मुजरा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ केवल ए के विरुद्ध जो है सी का ऋण बकाया है, इसलिए ऐसे मामले में मुजरा नहीं किया जा सकता। और यह प्रश्न सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के दृष्टांत पर आधारित है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पहली बार मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह सीपीसी के धारा 35 के अंतर्गत किया गया है, अर्थात 35A के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, आभूषणों का एक बक्सा ए अपने अभिकर्ता के रूप में बी के पास रखता है। सी का यह कथन है कि आभूषण ए ने उससे सदोष प्राप्त किए थे और वह उन्हें बी से लेने के लिए दावा करता है। तो इस मामले में बी जो है ए तथा सी दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ चूँकि ए ने अपना जो बक्सा है वो बी के पास रखता है और बी जो है उसका अभिकर्ता है, और सीपीसी के आदेश 35 के नियम 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अभिकर्ता और अभिधारी जो है वो अंतराभिवाची वाद नहीं संस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिकर्ता बी है वह ए और सी के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता है। वहीं अगर यह बी अभिकर्ता न होकर कोई अन्य सामान्य व्यक्ति होता तो अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता था। नेक्स्ट, गलत कथन बताइए। तो पहला है, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपस्थित होता है लेकिन वादी उपस्थित नहीं होता, तब न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया जाएगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए तथा वादी उसी विषय वस्तु पर नया वाद लाने से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो यह विकल्प सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान आदेश 9 के नियम 8 में दिया गया है। दूसरा है, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सीपीसी की धारा 96 के उपधारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकती है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प गलत है। और तीसरा देखते हैं, वादी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसके द्वारा उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है। तो यह भी सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है, कोई न्यायालय एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।
तो यह भी सही है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी भी अपील पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में न की गई हो, यथासंभव प्रथम अवसर पर न की गई हो और परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई हो। तो इस प्रकार से जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तभी वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई आपत्ति सुनी जाएगी और इसके बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण की प्रकृति है कि यह कार्रवाइयों की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है, तो यह गलत है। यह वाद की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है, यह भी गलत है। यह वाद तथा कार्रवाइयाँ दोनों की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है, तो यह भी गलत है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है, क्योंकि यह वाद या कार्रवाई की रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा सिवाय वहाँ के जहाँ वाद या कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है और इसके बारे में प्रावधान धारा 115 के उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 16 में विहित शब्दावली से क्या अभिप्रेत है? तो विहित शब्दावली से यह अभिप्रेत है कि जो कि नियमों द्वारा विहित हो। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करना होता है, तो कोई लिखित कथन न्यायालय में समन की तामील होने के 30 दिन के अंदर दाखिल करना होता है। इसके बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत निर्णय का क्या अर्थ है? तो धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत निर्णय को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार निर्णय से तात्पर्य है न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत निम्न के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि निर्देश को धारा 113 में प्रावधान किया गया है और पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान धारा 114 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, डीम्ड डिग्री से क्या तात्पर्य है? तो डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक कि डिक्री तैयार की जाए। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं? तो अस्थायी व्यादेश के बारे में प्रावधान आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन लोक न्यूसेंस के लिए कौन वाद ला सकता है? तो धारा 91 के अनुसार लोक न्यूसेंस के लिए वाद महाधिवक्ता द्वारा लाया जा सकता है या 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें कोई विशेष नुकसान न हो फिर भी वो न्यायालय की इजाज़त से वाद लाया जा सकता है। तो इस नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन दायर किए गए कैवियट की अवधि कितनी होगी? तो कोई कैवियट है वो 90 दिनों तक प्रवर्तन में रहता है और कैवियट के बारे में प्रावधान धारा 148A में किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? तो किसी कलेक्टर को आदेश 40 नियम 5 के तहत रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है और आदेश 40 नियम 5 में यह प्रावधान है कि जब संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है तो ऐसी भूमि पर किसी कलेक्टर को रिसीवर या प्रापक के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट, रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर जो है यह एक न्यायालय का अधिकारी होता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक अपील दायर की जा सकती है। तो अपील जो है यह आदेश 41 के अनुसार एक ज्ञापन के माध्यम से दायर की जाती है और आदेश 41 नियम 1 में यह प्रावधान है कि अपील ज्ञापन के साथ निर्णय की प्रति भी लगाई जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुजरा से संबंधित है? तो मुजरा के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत दिया गया है और दूसरा प्रावधान आदेश 20 नियम 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत वैध मुजरा के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि आदेश 20 नियम 19 के अंतर्गत सामयिक मुजरे के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वैध मुजरा से तात्पर्य है कि जब मुजरा की जाने वाली जो संपत्ति है वह निश्चित है तो ऐसी जो मुजराई होती है या ऐसा मुजरा होता है उसको वैध मुजरा कहा जाता है। और जबकि मुजरा की जाने वाली संपत्ति
निश्चित नहीं है, वह धनराशि निश्चित नहीं है जिसका आपस में अदला बदली करना है या मुजरा करना है, तो उसी को सामयिक मुजरा कहा जाता है और उसे साम्या के अनुसार न्यायालय के द्वारा मुजरा किया जाता है। और मुजरा से तात्पर्य यह है कि जहां ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए का बी के पास 1000 रुपये का बकाया है और बी का ए के पास 500 रुपये का बकाया है, और ऐसी स्थिति में ए अपने 1000 रुपये के लिए बी के ऊपर केस करता है, तो ऐसी स्थिति में बी ए से यह दावा कर सकता है कि हमारा भी तुम्हारे पास 500 रुपये का ऋण बकाया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इस 1000 में से इस 500 रुपये की धनराशि को घटा देगा और इसी जो प्रक्रिया है इसको ही मुजरा कहा जाता है। और अब बी को 1000 के स्थान पर 500 रुपये देना होगा। तो यह जो 1000 में से 500 रुपये घटाकर बी ए को देता है, इसी पूरी प्रक्रिया को मुजरा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है? तो सीपीसी दीवानी मामलों में लागू होती है, राजस्व मामलों में लागू होती है, सेवा संबंधी मामलों में भी लागू होती है, लेकिन यह भूमि विधि या स्थानीय विधि अर्थात यह स्थानीय विधि और विशेष विधि के मामले में सीपीसी लागू नहीं होती है, बल्कि ऐसी मामलों में जो उस स्थान की विधि है या स्पेशलाइज जो कोई लॉ बनाया गया है तो वही लागू होगा। नेक्स्ट, डिक्री धारक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो डिक्री धारक की यह परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो डिक्री धारक की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 23 निम्न पर लागू होता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के अंतर्गत वाद को वापस लेने से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में अन्वयिक प्रांग न्याय की व्याख्या दी गई है? तो अन्वयिक प्रांग न्याय के बारे में धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 उपबंधित करती है। तो धारा 18 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं तो वहां वाद किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, तो इसका निर्धारण जो है वो धारा 18 के तहत किया जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है डिक्री का निष्पादन। तो डिक्री का निष्पादन यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है, और अनुरोध पत्र के बारे में प्रावधान धारा 77 के अंतर्गत किया गया है। विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रावधान धारा 50 के अंतर्गत किया गया है, तो यह सुमेलित है। और वाद का संस्थित किया जाना इसके बारे में प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 ये तीनों सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट, वाद का नामंजूर किया जाना संबंधी प्रावधान वर्णित है। तो वाद का नामंजूर किया जाना संबंधी प्रावधान आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। तो यह किस प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? तो यह आदेश 5 नियम 9 ए के तहत दिया जा सकता है। और जब न्यायालय के द्वारा स्वयं प्रतिवादी पर समन की तामील न करके वादी को ही दे दिया जाता है कि वह समन को प्रतिवादी पर तामील कराए, तो ऐसी जो तामीली होती है उसी को दस्ती समन तामील कहा जाता है। और इसके बारे में प्रावधान आदेश 5 नियम 9 ए के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है? तो मदन लाल बनाम बालकृष्ण का जो केस है यह सेकंड अपील पर संबंधित वाद है। नेक्स्ट, डिक्री पर किसके द्वारा अमल या निष्पादन कराया जा सकता है? तो सीपीसी के धारा 38 के अनुसार किसी डिक्री का निष्पादन उसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या ऐसे न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा क्या है? तो इसके बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 8 और नियम 1 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार एक प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के भीतर जो अपना लिखित कथन है वो न्यायालय के अंतर्गत दाखिल करेगा। नेक्स्ट, वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा का सार है? तो यह धारा 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और धारा 21 के अनुसार
वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव प्रथम अवसर पर नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य पर वाद लाता है तो वह केंद्र सरकार की सहमति से ही ला सकता है और इसके बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 86 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रावधानों तथा संबंधित धाराओं को सुमेलित कीजिए। तो पहला है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र के बारे में प्रावधान आदेश 19 के अंतर्गत दिया गया है। निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी, इसके बारे में प्रावधान आदेश 38 के अंतर्गत दिया गया है। साक्षियों के लिए कमीशन के बारे में प्रावधान आदेश 26 के अंतर्गत किया गया है। और निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, ये आदेश 33 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 अर्थात तीसरा विकल्प सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो डिक्री की जो परिभाषा है वो धारा 2 के उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित वादग्रस्त विषयों में से कुछ विषयों को अंतिम रूप से अवधारित करता है तो यह डिक्री के अंतर्गत आता है। वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना ये भी डिक्री के अंतर्गत आता है। और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण यह भी डिक्री के अंतर्गत आता है। लेकिन व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना यह डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम सन 2000 ये किससे संबंधित है। तो यह धारा 115 से अर्थात पुनरीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है। तो अभिवचन के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 6 के अंतर्गत दिया गया है। और आदेश 6 के नियम 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा। तो इस प्रकार से यह नियम है कि अभिवचन में तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं। तो यह सही है। विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें तो ये ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ विधि का कथन करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल तथ्यों की कथन करने की आवश्यकता होती है। तो केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें तो ये भी सही है, तथ्यों का अभिवचन करें साक्ष्य का नहीं तो ये भी सही है। इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन दूसरा जो नियम है यह अभिवचन का नियम नहीं है, क्योंकि अभिवचन के अंतर्गत विधि का कथन नहीं किया जाता और साक्ष्य का भी कथन नहीं किया जाता, बल्कि तथ्यों का कथन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है विचाराधीन न्याय। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत नहीं दिया है, बल्कि धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। और प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और निर्णय और डिक्री इसके बारे में प्रावधान धारा 33 में ही दिया गया है। और जबकि साक्षी को समन, तो साक्षी को समन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 31 के अंतर्गत और आदेश 16 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 ये सुमेलित नहीं हैं। तो दूसरा विकल्प सही है कि 1, 2 और 4 सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रांग न्याय से संबंधित है। तो प्रांग न्याय से संबंधित केस है सत्याचरण बनाम देवराजन का केस। और प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है सीपीसी में। नेक्स्ट, जहां न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं अनिश्चित हों वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसा स्थान धारा 18 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह सीपीसी का दूसरा वीडियो है और इसमें हमने 50 प्रश्नों को हल किया और दोनों वीडियो को मिला के हमने 100 प्रश्नों को हल किया है। और आपको वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे और वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।